नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पीएम केयर के तहत सप्लाई किए गए वेंटिलेटर की खराब गुणवत्ता को लेकर 1 साल से विस्तार से खबरें छप रही हैं। कभी मामूली खराबी तो कभी रखरखाव में कमी का बहाना बनाकर इसकी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। आखिर हजारों करोड़ रुपए से खरीदे गए इन वेंटिलेटर की दूसरी लहर में क्या भूमिका रही? जब वेंटिलेटर नहीं चला तब, और जब चल रहा था तब। इसका मूल्यांकन क्या 10 साल बाद होगा? 15 मई को सरकार एक बयान जारी करती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ राज्यों में वेंटिलेटर के स्टोरेज में पड़े होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर के उपयोग और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर के ठीक से संचालन के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जानी चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि वेंटिलेटर घटिया है, जिसकी शिकायत कई डॉक्टरों ने की है, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि पीएम केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर की सप्लाई कैसे हो गई। हमारे सहयोगी हरबंस ने ऐसी ही एक ऑडिट झारखंड से की है। झारखंड को केंद्र से 1250 वेंटिलेटर मिले हैं, जिनमें से अधिकांश कोविड के इलाज में सक्षम नहीं बताए जाते हैं। मरीज की जरूरत इस मशीन से पूरी नहीं होती है। जब इसका इस्तेमाल आईसीयू में होता है तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। रांची के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में हरबंस ने देखा कि पीएम केयर्स फंड से मिले अधिकांश वेंटिलेटर को स्टोर में रखा गया है। हॉस्पिटल के अंदर हरबंस क्रिटिकल केयर के कुछ विशेषज्ञों से मिलते हैं। उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन कैमरा बंद होने पर बताया कि कोरोना के गंभीर संक्रमितों में हमेशा इन्वेजिव व नॉन इन्वेजिव युक्त वेंटिलेटर की जरूरत होती है, लेकिन कई कंपनियों ने सामान्य वेंटिलेटर की सप्लाई कर दी है। उनका कहना है कि इस वेंटिलेटर से सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। वेंटिलेटर में मरीजों को लंबे समय तक रखा जाता है, इसलिए ऐसे मशीन को 1 सप्ताह तक चलाकर छोड़ा जाता है, देखने के लिए कि मशीन बीच में काम करना बंद तो नहीं कर रही है। इन सभी प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही कंपनी को अस्पताल द्वारा एनओसी दिया जाता है, जबकि पीएम केयर से राज्य में दिए गए वेंटिलेटर के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मशीन देने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि पूछने तक नहीं आए। प्रॉब्लम ये थी कि वेंटिलेटर्स आ गए, लेकिन वेंटिलेटर्स के साथ उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या सर्विस वाले होते हैं, वो नहीं आ पाए। और नहीं आने के चलते उनकी प्रॉपर असेंबली नहीं हो पाई, और जिनको हमने असेंबल करके चलाने की कोशिश करी उसमें डिस्क्रिपेंसीज आने लगे। तो किसी में असेंबलिंग का प्रॉब्लम था, किसी में सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिपेंसी थी, किसी में कुछ सामान की कमी लग रही थी। तो हम एज ए यूज़र, एज ए डॉक्टर, हम काफ़ी उसको इनसिक्योर महसूस करते थे। मरीज में लगाया और ये डर लगा रहता था कहीं अचानक बंद नहीं हो जाए। अगर चलते चलते बंद हो गया तो फिर तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो सकता है। तो ये काफ़ी डर बैठा रहता था। तो जब भी हमको किसी तरह की डाउट होती थी तो हम उन वैसे वेंटिलेटर्स को हमने सबको अलग कर दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि सरकार तो चलाना चाहती है, लेकिन मशीन ही लायक नहीं है, इसलिए इन्हें खोलकर वापस डब्बे में डाल दिया गया है। वेंटिलेटर किसी काम के नहीं हैं। जो वेंटिलेटर्स दिए गए थे वो 1250 के करीब वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन वो वेंटिलेटर पूरी तरीके से नाकारे साबित हुए। मतलब वो वेंटिलेटर का कोई यूज ही नहीं है। आप देखिए, एक तो 433 हमको एक्वा की तरफ से वेंटिलेटर मिला था। जो वेंटिलेटर ऐसे थे जिसमें ऑक्सीजन का फ्लो ही बिल्कुल जो है फ्लैक्चुएट करता था। आप बताइए कि जो वेंटिलेटर ऐसे हैं, जिन वेंटिलेटर्स को हम लगा रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मरीज की जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेंटिलेटर का जो इन लोगों ने ऑर्डर वगैरह किया है, वो वही कहीं ना कहीं उसकी ही विश्वसनीयता खतरे में है। चूँकि हिंदुस्तान लाइफ केयर ने
में जो फीचर्स होने चाहिए वो फीचर्स का निर्धारण कर दिया था, लेकिन उन फीचर्स को 9 बार जो है उस पर रद्दोबदल किया गया। अब बिहार के सुपौल से हमारे सहयोगी पंकज भारतीय ने रिपोर्ट भेजी है। पंकज के अनुसार पिछले साल जून में ही पीएम केयर्स के तहत 6 वेंटिलेटर आए, जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका। पता चला कि वेंटिलेटर की सप्लाई करने वाली कंपनी ने कुछ जरूरी पार्ट्स अभी तक नहीं दिए हैं। पंकज भारतीय ने सदर अस्पताल में जाकर देखा कि वेंटिलेटर धूल खा रहे, चलाने वाले स्टाफ नहीं। लोगों के मरने और हाहाकार मचने के बाद 15 मई को स्वास्थ्य विभाग जागता है। आदेश होता है कि 1 डॉक्टर, 4 तकनीशियन और 8 वार्ड बॉय रखे जाएंगे, लेकिन 21 मई तक डॉक्टर यहां काम पर नहीं आए। वेंटिलेटर शुरू नहीं हो सका। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा कहते हैं कि डॉक्टर से बात हो गई है, वे शीघ्र ज्वाइन करने वाले हैं और मशीन का जार के लिए स्टाफ को पटना भेजा गया है। जब तक प्रधानमंत्री को ऑडिट रिपोर्ट पहुंचेगी, ऐसे मामलों की लीपापोती हो चुकी होगी। अस्पताल प्रशासन को वेंटिलेटर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की भी चिंता है। 15 दिन पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का सर्वे हुआ है। वेंटिलेटर का तो मशीन लग गया है, उसमें एक सक्शन मशीन आता है, उसका गलती से सप्लायर जो है वो जार नहीं दिया, तो जार के लिए कल रात में आदमी भेजा गया, स्टोर कीपर भेजे हैं लाने के लिए। तो समझते हैं कि आज शाम तक जार आ जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्लांट लगना है, वो 15 दिन पहले इंजीनियर साहब देख करके गए हैं, जगह भी बता दिया गया, लेकिन फिर अभी दोबारा नहीं आए हैं। गैस प्लांट लग जाने से तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऑक्सीजन का। ऐसे अभी चालू करने के लिए हमको कम से कम 80 ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि मतलब 40 ऑक्सीजन हम आज खर्चा करेंगे, फिर उसको भरने के लिए देना पड़ेगा, तो उसमें 1 दिन का समय लगे, तो 40 दूसरे दिन के लिए हम रखेंगे। शुक्रवार को पंकज भारतीय ने यह रिपोर्ट भेजी थी। हमें लगा कि इस बीच चालू हो गया होगा, लेकिन सोमवार सुबह जब पंकज ने पता किया तो स्थिति जस की तस थी। वेंटिलेटर के संचालन के लिए एनेस्थीसिया के जिस डॉक्टर अमित कुमार को नियुक्त किया गया था, उन्होंने लिखित तौर पर ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। वेंटिलेटर का जार आ गया है, लेकिन चलाने वाला नहीं आया। जो मरीज यहां आता है उसे वहां भेजने का सिलसिला जारी है, जहां यही समस्या उसका इंतजार कर रही है। मनीष कुमार ने जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने जो कहा आप खुद सुन लें। बहुत सारे जगह वेंटिलेटर तो आपका अनपैक भी नहीं हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर इसमें स्कीम में भेजा गया था। नहीं, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो पीएमओ से आया था, उन वेंटिलेटरों की संख्या 580 के करीब है, और उसमें से लगभग 500 वेंटिलेटर विभिन्न मरीजों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। अनयूज क्यों? नहीं, मैंने कहा 580 करीब वेंटिलेटर्स है, जो 580 नहीं, इसके अलावे भी मेरे पहले से वो यूज्ड हैं। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को इसलिए दिया कि मशीन हम रखे, और मशीन का उपयोग किसी का जीवन बचाने में नहीं हो, ये तो उचित नहीं है। यदि मशीन से किसी की जीवन बचती है तो आज सरकार की यह प्राथमिकता है कि हम लोगों का जान बचाएं। मानिए कि आपके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं था। देखिए, 3 बार 1 साल के अंदर हमने कोशिश की, और लगभग ऐसे 80 ही वेंटिलेटर हैं जिनका हम उपयोग करने वाले हैं, जिनके लिए हम चिकित्सकों की नियुक्ति भी कर रहे हैं, और अन्य जो मानव बल को प्रशिक्षित करना है वो काम भी कर रहे हैं। आउट ऑफ 580, 500 काम में है। लेकिन वही जब आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया तब ना उसका यूज। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को तो 40-50 दिए होंगे केवल। यह समस्या केवल बिहार या झारखंड की नहीं है, असम की भी है, मध्य प्रदेश की भी है। पीएम केयर के वेंटिलेटर के खराब होने की खबरें 1 साल से छप रही हैं, तो पहले ऑडिट क्यों नहीं की गई? अब क्यों की जा रही है जब लोग मर गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हर जगह से तमाम रिपोर्टें छप चुकी हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली और अनुराग द्वारी ने भी की है, लेकिन इसके खराब निकलने पर कोई हलचल नहीं है। क्या इसलिए कि इसका नाम पीएम केयर्स के तहत दिया गया वेंटिलेटर है? 20 मई की दिव्य भास्कर और दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री के ऑडिट वाले निर्देश के बाद छपी है।
इस रिपोर्ट में सुनील सिंह बघेल ने बताया है कि केंद्र ने राज्यों को जो वेंटिलेटर दिए हैं वो हाफ गए हैं। कहीं पर वोल्टेज कम हो जाता है, कहीं पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। यही नहीं, कहीं कहीं पर 5 रुपए के फ्यूज की वजह से पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर ठप हैं। 5 रुपए के फ्यूज की वजह से जिन कंपनियों ने वेंटिलेटर की सप्लाई की है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने, रखरखाव और अतिरिक्त कल पुर्जे पहुंचाने में देरी कर रही हैं। 23 मई के इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखिए। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के तहत राज्य को वेंटिलेटर दिए जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका। इन वेंटिलेटर को लेकर राज्य सरकार ने भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 571 शिकायतें भेजी हैं। केवल 180 का समाधान हुआ है। 366 मशीनों में ऑक्सीजन कम हो जाने, कंप्रेशर फेल हो जाने की शिकायतें आई हैं। किसी का पार्ट गायब था तो किसी को कंपनी की तरफ से लगाया ही नहीं गया था। ऐसा क्यों है कि राजस्थान और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इन वेंटिलेटर को लेकर बोलते हैं जहां विपक्ष की सरकार है, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वेंटिलेटर की तरफदारी करते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं दिखती है। जान तो आपकी है, क्या वो भी कांग्रेस और बीजेपी के अनुसार हो गई है? वेंटिलेटर को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अखबारों में छपी कुछ खबरों को ट्वीट किया है। जिन अखबारों में वेंटिलेटर को लेकर सवाल पूछे गए हैं उन्हें नहीं किया है, बल्कि उन खबरों को किया है जो पीएम केयर्स की वाहवाही करती हैं। 22 मई को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन टाइम्स न्यूज नेटवर्क, रिपब्लिक वर्ल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों को ट्वीट करते हैं। एक खबर में बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर का उत्पादन देश में 3 गुना हो गया। दूसरी खबर में बताया गया है कि केंद्र ने वेंटिलेटर को सपोर्ट न मिलने के कारण राज्यों की खिंचाई की है। केंद्र की टीम ने वहां जाकर उन पार्ट्स को बदला, उसके बाद वेंटिलेटर चलने लगा। खुद ही बता रहे हैं कि नए वेंटिलेटर की क्या हालत है। पार्ट्स की कमी से नहीं चल रहे थे और पार्ट्स इतने जल्दी खराब हो गए। और सवाल इसका है ही नहीं कि वेंटिलेटर का उत्पादन कितना गुना बढ़ गया है, सवाल है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। 15 मई को पीएमओ ऑडिट की बात करता है और 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन खुद को पसंद आने वाली खबरों की कतरनों को ट्वीट करते हुए ऑडिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या अखबार की कतरन ऑडिट है? 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय 7 राज्यों को पत्र लिखता है जहां वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वेंटिलेटर के इस्तेमाल ना होने की खबर तो अभी भी आ रही है 24 मई तक। इस ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि उपकरणों की ऑडिट ने कांग्रेस की वेंटिलेटर वाली साजिश की थ्योरी का पर्दाफाश कर दिया है। एक और ट्वीट में हर्षवर्धन कहते हैं कि आईसीयू में मृत्यु शैया पर लेटी कांग्रेस को चाहिए कि एक बार अपने झोला छाप युवराज द्वारा फैलाए भ्रम से बाहर निकलकर पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स पर भरोसा करें, जिससे लाखों जानें बच रही हैं। यह दावा है, उन पर भरोसा ना करना अनैतिक है, ये कहते हैं। आईसीयू में मरीज लेटा है जिसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कांग्रेस नहीं लेटी थी डॉक्टर साहब। अब जब दूसरी वेव से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक सोशल मीडिया के ट्रोल की भांति बिहेव कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर में स्टेट्स को दिए गए उसमें राजनीति हो रही है। माननीय हर्षवर्धन जी, 7 राज्य इन वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं कर रहे, उनमें से 6 राज्यों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, कर्नाटक, यहाँ पे डायरेक्टली बीजेपी की सरकार है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी मार्गदर्शक की भूमिका में है। तो क्यों आपकी जहां सरकारें वहां भी पीएम केयर में दिए गए वेंटिलेटर्स यूज नहीं किए जा रहे हैं? ये बोला जा रहा है कि इनकी क्वालिटी खराब है। मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस सोशल मीडिया के ट्रोल की भूमिका से बाहर निकले और इन वेंटिलेटर्स में क्या त्रुटि है, इन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सके तुरंत प्रभाव से, ताकि ये वेंटिलेटर देश के मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा सके, इस पे अपनी बात कहें। पीएम केयर्स के वेंटिलेटर पर उठ रहे सवाल को लेकर आहत होने की कोई जरूरत नहीं है कि इसका नाम पीएम केयर्स से जुड़ा है, प्रधानमंत्री से जुड़ा है। 1 साल से सवाल उठ रहे हैं, इन्हें चालू करने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। सवाल इसलिए उठाना चाहिए कि खराब वेंटिलेटर जानलेवा हो सकता है, हुआ होगा। वैसे इन सवालों का जवाब तो आने से रहा, बदले में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई मैसेज आ जाएगा कि ये सारी बातें गलत है, सब कुछ ठीक था, सब चंगा सी। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने एक छात्र को फेल कर दिया।
इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा करने के कारण ही रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, जबकि एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। क्या रामदेव वाकई व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर बयान दे रहे थे? हम नहीं जानते कि मैसेज किसका था जिसका पढ़ रहे थे, कहीं आईटी सेल का तो नहीं था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। 9 मई को ऋषिकेश एम्स की इमारत में रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर एक मैसेज पढ़ते हैं और बताते हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड जिसमें लिखा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद रामदेव कहते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने से हुई, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुई, देखिए कैसे बात घुमाई जा रही है, उससे ज्यादा की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई और एलोपैथी दवाओं के बावजूद हुई। इस बयान को लेकर फीमा ने एफआईआर कर दिया और आईएमए ने भी कड़ी निंदा कर दी। बीपी बढ़ा लिया। कौन कर रहा है? और एक आदमी कर रहा है जिसने क्या पढ़ाई किया है, उसका क्या एजुकेशनल एलोपैथी के बारे में जानकारी है, भगवान जाने। तो ये आईएमए अभी रुकने वाली नहीं है। हमने लीगल नोटिस भेजा है, एफआईआर लॉन्च कर दिया है और हम जरूर पढ़ेगा। इसे सिर्फ एक बयान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जिसे लेकर रामदेव ने माफी मांग ली है। आईटी सेल परेशान है कि लाशों के ढेर देख रही जनता को कैसे बरगलाया जाए, भटकाया जाए, किस तरह के बहाने बनाए जाएं जिससे सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। रामदेव एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार तो बताते हैं, लेकिन एक बार भी मोदी सरकार की नीति की नाकामी नहीं कहते। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज की डिजाइन पॉलिटिकल है और सरकार को जवाबदेही से बचाने की है। इसलिए रामदेव के माफीनामे से बात खत्म नहीं हो जाती है। हुकूमत के हमराहियों को पता है कि समाज ने देखा है कि लाखों लोग मरे हैं और मार दिए गए, मगर बताया गया हजारों की संख्या में। उनके इस गुस्से पर पानी डालने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। दूसरी लहर नहीं आई थी तब इन्हीं रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल के लॉन्च के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गए थे और स्वास्थ्य मंत्री भी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री से कोरोनिल के लॉन्च में जाने और कोरोनिल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया था। कोई एक्शन नहीं हुआ। विवादित आंकड़ा ही सही, 12 दिनों में 50,000 मौतों की आधिकारिक संख्या ने बहुत कुछ बदला है। वरना रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल का लॉन्च करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र नहीं लिखा होता और रामदेव भी माफी नहीं मांगते। तथाकथित दवा इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के लॉन्च करने के बाद भी मोदी सरकार ने इस दवा में भरोसा नहीं जताया है और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र तक नहीं किया है। जिस तरह रेमडेसिविर और प्लाज्मा को लेकर बहुत महीनों के बाद आईसीएमआर ने अपनी लाइन बदली कि यह उपयोगी नहीं है, जितने आत्मविश्वास से रामदेव एलोपैथी को स्टूपिड कह देते हैं, शायद उतना आत्मविश्वास आईसीएमआर में है ही नहीं कि कह दे कि कोरोनिल का सेवन ना करें, या यही कह दे कि कोरोनिल का सेवन कीजिए। आईसीएमआर ने ऐसी दवाई की कभी भी जिक्र नहीं किया। अभी आईसीएमआर जब भी बोलती है कि अभी आप स्टेरॉइड यूज करो या एम्फोटेरेसिन भी यूज करो या आइवरमेक्टिन यूज करो या कोई भी आईसीएमआर दवाई का प्रमाणित नाम देती है, लेकिन कोरोनिल के बारे में कुछ नहीं किया। इन्होंने कोरोनिल के बारे में ऐसे बताया कि कोरोनिल ये दवा जो है वो कोरोना को प्रिवेंट करेगा, अच्छी तरह से ट्रीट भी करेगा और उसके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी करेगा। तो ये जो तीनों काम करने वाली दवा एक साथ में जो थी, तो उसको हमको डाउट से उसके बाद में कोई रिसर्च नहीं आया है। उसके ऊपर जो ट्रायल्स होने चाहिए थे वो ट्रायल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका तय है। मेडिकल जर्नल में हर दिन एलोपैथी के दावे को लेकर बहस चलती है। रामदेव को एलोपैथी के बजाय अस्पतालों के भीतर की कुव्यवस्था की बात करनी चाहिए। बताना चाहिए कि अस्पताल के नाम पर अस्पताल नहीं है, इनके पास डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नर्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, नाम लेकर बात करना चाहिए। सूरत के भाजपा विधायक वीडी झालावाड़िया कोविड कम्युनिटी वार्ड में जाकर रेमडेसिविर का डोज निकालते हैं और ड्रिप में इंजेक्शन देते हैं। वीडी झालावाड़िया डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल को 5वीं कक्षा पास झालावाड़िया से एक प्रेरणा लेनी चाहिए।
एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लें जहां भाजपा के कार्यकर्ता और विधायकों को इंजेक्शन देने की ट्रेनिंग दी जाए। अखबारों में झालावाड़िया का बयान छपा है कि अगर कुछ गलती हुई है कुछ तो माफी मांगता हूं, मैं तो सिर्फ लोगों की सेवा कर रहा था। लाखों लोगों की मौत पर रोने से लेकर इंजेक्शन देने का यह तमाशा अगर विश्व गुरु भारत के प्रांगण में नहीं होगा तो कहां होगा वत्स? कुर्सी पर कलाकार बैठ गए हैं और कलाकारों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जाए कि रामदेव को अपना वैज्ञानिक सलाहकार बना लें, लेकिन अब लग रहा है कि विधायक वीडी झालावाड़िया के लिए पत्र लिखना पड़ेगा कि कम से कम इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना लें। कोरोना ने जब दस्तक दी थी तब यह बात जोर शोर से कही गई थी कि इससे लड़ने का एक ही हथियार है विज्ञान। विज्ञान का मतलब है तर्क, शोध और तथ्य। पिछले एक साल में हमने थाली बजाने से लेकर दिया जलाने में जो मेहनत की है उसी का परिणाम है यह वीडियो जो आगरा से आया है। विनोद शर्मा ने पीपल पर ही खाद डाल ली है। हवा बहुत शानदार है और आनंद के क्या कहें। अगर मस्ती के लिए कोई बैठा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए यहां बैठे हैं, यह बेहद गंभीर बात है। विनोद शर्मा ने कम से कम सामाजिक दूरी का पालन किया, ऊपर बैठे हैं, लेकिन उसी सोच के नीचे बैठे लोग यहां योग करने का भ्रम पाल रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, अगल बगल बैठे हैं और मास्क नाक से नीचे है। यह प्रयोगशाला आगरा के ब्लॉक बरौली अहिर में खुली है। किसने कहा है कि कोरोना के मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से ऑक्सीजन बढ़ जाता है? फिर भारत महान ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों खोज रहा था? क्यों तड़प के लोग मर रहे थे? पीपल के पेड़ क्यों नहीं खोज रहे थे? ऐसा करने वाले अपनी जान खतरे में डालेंगे। कोरोना से लड़ने के नाम पर थाली बजाने और दिया जलाने वाला समाज अब भी चाहे तो बैकडेट से शर्म कर सकता है। हमने पिछले एक साल में वैज्ञानिक सोच के नाम पर यही हासिल किया है। परंपरा की आड़ में मूर्खता को आगे कर दिया ताकि बहस अपमान को लेकर हो, अस्पताल को लेकर नहीं। पिछले साल जब थाली बजाने की अपील हुई तो आलोचना डरी सहमी थी। पत्रकार लगे तारीफ करने कि प्रधानमंत्री का जनता पर कितना प्रभाव है। असल में वे इस फैसले की आलोचना से खुद को बचा रहे थे। पर्यावरणविद दुनू रॉय ने प्रोफेसर दिनेश मोहन के बारे में लिखते हुए एक प्रसंग का जिक्र किया है, वो मैं थाली बजाने वाले इस मुल्क में पढ़ना चाहता हूं। 1980 में वैज्ञानिक चेतना को लेकर भारत के कई वैज्ञानिकों ने एक साझा बयान जारी किया था और इस बयान में लिखा है कि जब सामाजिक ढांचा और वर्गीकरण तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किए गए समाधानों को लागू करने में रुकावटें पैदा करे तो वैज्ञानिक चेतना की यही भूमिका होनी चाहिए कि वह ऐसी सामाजिक रुकावटों की बुनावट की परतों को खोलकर सबके सामने रख दे और बताए कि यह रुकावट क्यों तर्क आधारित नहीं है। लेकिन हम सामाजिक रुकावटों, अंधविश्वासों के आगे परंपरा के नाम पर इस तरह झुके खड़े रहे, चुप हो गए कि कहीं थाली बजाने और दिया जलाने पर सवाल उठाने का मतलब भारतीयता और परंपरा का अपमान न समझ लिया जाए। इटली में लोग बालकनी में खड़े होकर नर्स डॉक्टर के लिए ताली बजा रहे थे। हमने थाली बजाकर डॉक्टर और नर्स को बीच राह में छोड़ दिया। डॉक्टर अपनी तनख्वाह के लिए आंदोलन पर उतर आए, आज भी कर रहे हैं। वैसे तालाबंदी के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लोगों ने अपनी बालकनी में खड़े होकर थाली बर्तन बजाए थे। याद तो होगा ही कैसे ध्वनि प्रदूषण की परवाह किए बिना अस्पतालों के बाहर सेना के बैंड को भेज दिया गया। अस्पताल के बाहर बैंड बजाने का आइडिया क्या वैज्ञानिक था, लेकिन सरकार की तारीफ इतनी हो रही थी, मोटी मोटी हेडलाइनें इतरा रही थी चैनलों और अखबारों में। अस्पतालों के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे, जबकि कैमरा घूमना चाहिए था अस्पतालों के भीतर और सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए थी कि यहां क्या है, क्या होना चाहिए। बाहर बैंड बजता रह गया और आप भूल गए कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। पिछले साल ही बहस होनी चाहिए थी
कि अगर मार्च 2020 में स्पेन सारे प्राइवेट अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है, वहां जनता के लिए इलाज को फ्री कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं ऐसा सोच रहा है? भारत में ना सरकारी अस्पतालों को लेकर ढंग से बहस हुई, ना प्राइवेट अस्पतालों को लेकर, जिनमें से अधिकांश दुकानों की तरह हैं, अस्पताल नहीं है, जहां लोग कैसे कैसे मरे और मार दिए गए आप जानते हैं, मगर आपकी जानकारी बहस के केंद्र में नहीं है। गोदी मीडिया ने पूरा साल तबलीग जमात सुशांत सिंह की मौत के फर्जी कवरेज में निकाल दिया और आपको बहला दिया। इस बार भी वही हो रहा है। कोविड का कवरेज पीछे जाने लगा है। बिहार मधुबनी के सकरी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक तस्वीर आई है। यह तस्वीर ग्लोबल इंडियन के लिए नहीं है, प्लीज आप लोग 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें, केवल आंतरिक भारतीयों के लिए है ताकि बाहर बदनामी ना हो। टूल किट पर फिर से बहस होने लगी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है कि अस्पतालों में इलाज के टूल किट ही नहीं है। कागज पर मौजूद इस अस्पताल का वजूद आप देख सकते हैं। यह तस्वीर आपसे सवाल पूछ रही है कि आप सरकार से सवाल कब पूछेंगे, जो आपसे कहती है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। लेकिन यहां तो मिली भगत के कारण आप और हम कोरोना की जंग हार रहे हैं। आपके परिवारों और परिचितों में इतने लोग मर गए और मार दिए गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मिली भगत वाले आपसे मिलकर लड़ने के नाम पर आपको ही मिट्टी में मिला रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट? फैसला आपको करना है। ये लमसम जो है ना, आपको 25 से 30 साल पुराना यह खंडर बन चुका है। यह अस्पताल है मगर बिल्कुल नहीं बंद, यानी बंद पड़ा हुआ है। ये खंडर है, कागज पे है, सिर्फ ये कागज पे जिंदा है, वैसे मर चुका है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर का यानी नाम है, नर्स का भी नाम है, सफाई कर्मी भी यहाँ है, मगर यहाँ आते नहीं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आते हैं सप्ताह में, महीना में एक बार आते, बस हो गया। झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त इसका सिर्फ झंडा फहराया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हेडलाइन बदल देने से देश नहीं बदल जाता है। इस वक्त अस्पतालों को मैनेज करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि हेडलाइन मैनेजमेंट की। बात पोल खुलने की नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। बात है आपकी जिंदगी की। पेशेंट मर गया लेकिन बोलते हैं कि अभी ठीक है, ठीक है? आके सिलेंडर लगा रहे बाद में, बाद में वेंटिलेटर में डाल रहे हैं। उस वेंटिलेटर का क्या करूं मैं? या फिर शिमला के IGMS अस्पताल में यह महिला इसलिए भावावेश में है क्योंकि इनका कहना है कि इनके पति को सही इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे मौत हो गई। अस्पताल खुद ही अपनी पोल खोल रहा है, कह रहा है कि जिन स्टाफ ने गलत व्यवहार किया वो आउटसोर्स वाले हैं। उन्हें अब ट्रेनिंग दी जाएगी कि मरीजों के परिजन से कैसे व्यवहार करें। अस्पताल में जब तक आउटसोर्स और ठेके पर लोग रखे जाते रहेंगे यही होगा। पूछिए सरकार से कि क्या बिना ट्रेनिंग के आउटसोर्स पर लोग रख लिए गए? पूछिए कि क्या इन्हें समय पर और पर्याप्त पैसे मिलते हैं? पूछिए कि आउटसोर्स पर काम करने वाले कब रखे गए और कितने दिन के लिए रखे गए। याद दिला रहा हूं ताकि याद रहे कि आपके अपने किस हालात में तड़पा कर मार दिए गए। यह याद रखना जरूरी है ताकि अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो और अस्पतालों की जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता आए, मरीजों के परिजनों को सारी सूचनाएं दी जाएं। याद रखिएगा ये बातें। बाकी ब्रेक के बाद। बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपने काम के दौरान नई नई ऊंचाइयों को, नए नए आयामों को छूते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की पहचान शहर से जोड़ देते हैं। राजकुमार केसवानी के भीतर एक भोपाल बसा था और भोपाल के भीतर एक राजकुमार केसवानी थे। अनुराग द्वारी बता रहे हैं, भोपाली अंदाज में याद कर रहे हैं कि कैसे केसवानी के जाने के बाद भोपाल की दुनिया वीरान हो गई है। उर्दू शायरी की दुनिया पर जितनी पकड़ थी उतनी ही जबान से भोपाली टपकती थी। अपनी भोपाली को वो ऐसा बचा कर रखते थे कि उसे हिंदी,
उर्दू और अंग्रेजी की नजर न लग जाए। एक ऐसी रोशनी पैदा की है। तो हमारे उस्ताद के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा ने भोपाली में ही लिखा, राजकुमार केसवानी के इंतकाल की खबर भोपाल और भोपालियों के बीच बहुत अफसोस के साथ सुनी गई। अगर मैं ये कहूं कि वो बर्रूकट भोपाली थे तो कुछ गलत ना होगा। उनके वालिद मरहूम लक्ष्मण दास केसवानी आज़ादी के बाद हुए बंटवारे में सिंध से हिंदुस्तान आए थे। आज़ादी की लड़ाई में भी उनका लपक के योगदान रहा। राजकुमार केसवानी की पैदाइश सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल की है। इतवारे में ब्रिजिसिया मस्जिद के कने इनका आबाई मकान आज भी हैगा। असल में पूरा केसवानी खानदान भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब का नुमाइंदा है। राजकुमार भाई जिते ऊंचे पाए के सहाफ़ी थे, उनके कदम उतई ज़मीन पे रहते। बाकी भाई मियाँ थे तो बहुत मोहब्बती, फिर भी थोड़े मिराकी। मसला ये कि राजकुमार साहब के कने कोई लाग लपेट नहीं थी। क्या अब किसकी हिंदी कर दे कुछ पता ही नहीं होता। आज के सहाफ़ियों की तरह अपने भाई ने किसी नेता या अफसर को सिर नहीं चढ़ाया। भोपाली तालिबे इल्म के मरकज रहे सेफिया कॉलेज से उन्होंने एम.ए. करा। मियाँ खां इस कदर के पढ़ाकू रहे कि घंटों लाइब्रेरी में बिता देते। इब्राहिमपुरे की पटेल और मदीना होटल इनके ठिए हुआ करते थे। जहाँ पे ये एक पटेल होटल में चाय पिया करते थे, तो वहाँ पे कैफ भोपाली भी आते थे। उनका बड़ा अच्छे संबंध थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। कैफ साहब कहते थे उनको उस ज़माने में। तो अपना पजामा वो ऊपर आधा टंगा हुआ आते थे। तो ये बड़े भोपाली की बोलने के शौकीन थे। कौन साहब रात को नींद नहीं आई क्या, उठ के आ गए सुबह सुबह? तो कहते थे नहीं यार, चढ़ी नहीं होगी पूरी। तो उसके बाद वो कहते चाय पी लो। कहते चाय नहीं यार, 10 रुपए दे दो। कहते थे खां साहब 10 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 20 रुपए की चाय पी लो। कलारी तो नहीं जान दूंगा, अभी आपको ज़रूरत है, आपको बहुत लिखना है। 70 की दहाई के उस दौर में इमामी गेट पे आंध्रा होटल के कने अपनी भूमिका प्रेस की तीरेडल मशीन में ये अखबार छापते थे। केसवानी साहब की जबान पे भोपाल ये गालियां भी खुल के निकलती। कई दफे इनकी टोली इमामी गेट पे तो कभी बुधवारे में नमक वाली सुलेमानी चाय के मजे लेती। को खां कैसे हो खां जैसे जुमले इनकी जबां पे रहते थे। वैसे यहाँ आरिफ सर की बात में मैं भी कुछ जोड़े दे रहा हूँ। वो हॉकी से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। भोपाल के कई हॉकी प्लेयर रहे, आहद रहे, शमद रहे, या दूसरे बहुत सारे रहे। भैया भाई रहे, रईस भाई रहे, इस्माइल भाई रहे, आफाक भाई रहे। इनके लिए जितना संघर्ष उनने किया था हॉकी के लिए, वो अपने आप में मिसाल है। उसके लिए कई बार गुफरान आज़म, असलम शेर खां से लड़ लिए। हॉकी खेलते में उनको हॉकी भी मार देते थे कि इन बच्चों को प्रमोट करना है, तुम अपनी राजनीति पीछे रखो। अब कुछ उस्ताद के काम के बारे में, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले वो पहले पत्रकार थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उन्होंने गैस त्रासदी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहले ब्यूरो चीफ भी थे। 1977 में उन्होंने अपना एक साप्ताहिक हिंदी अखबार रपट निकाला। ये 8 पन्नों का एक टेब्लॉइड था। आमदनी होती नहीं थी। खुद का छापा खाना भूमिका प्रिंटर्स बैंक से कर्ज लेकर शुरू किया। 9 महीने इस मशक्कत के बाद गैस त्रासदी की पहली चेतावनी छापी। शीर्षक था, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। भोपाल गैस त्रासदी के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले पत्रकार थे, लेकिन उस्ताद के लिए यह तमगा नहीं विषाद था, क्योंकि चेतावनी के बावजूद उन्होंने अपने शहर पर सिटी ऑफ डेथ का तमगा देखा। भोपाल में उनका कमरा पत्रकारों के लिए म्यूजियम सरीखा है। भोपाल गैस कांड के दस्तावेज, विधानसभा में हुई बहसों की कॉपी और अखबार, हिंदी सिनेमा के गीतों की किताबें, एक कोने में रखा ग्रामोफोन, 33,000 से ज्यादा रिकॉर्ड थे। शास्त्रीय संगीत में गोते लगाते हुए अचानक से हिंदी सिनेमा के गीतों की मोती चुन लाते थे। अरबी संगीत के प्रभाव की चर्चा करने लगते और कैसेट निकालकर बजा देते कि देखो यहाँ से उठाया है। हिंदी सिनेमा संसार के कथाकार के रूप में जितने किस्से उनके पास थे वो मुंबई की गलियों में भी नहीं मिलेंगे। केसवानी ही अपने उस्ताद ही मुगल आजम के बनने की इतनी मुकम्मल कहानी लिख सकते हैं। कमरे के चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। पापा को किताबों से बहुत प्यार था। पापा के लिए सबसे पहले किताबें हुआ करती थी और इसी कमरे में वो अपना पूरा समय बिताते थे। यहाँ पे उनने हर चीज़ लिखी है। बहुत किताबें हैं, गानों की कैसेट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ इसी कमरे में है। ये पूरी पापा की यादें हैं और जो हमेशा ये रहेंगी यहाँ पे। उनके साथ सीखने का बहुत मौका मिला।
तरीके से वो काम करने का टीवी की दुनिया में हमारे साथी रिजवान हर वक्त उनके साथ रहे। उनके पास उस्ताद की कहानियों का मज़ेदार ख़जाना है। दिग्विजय सिंह और उमा भारती का चुनाव हो रहा था, तो उस टाइम सभाएं होती थी, तो हमें रिकॉर्ड करना होता था। तो रिपोर्टर को उस जगह से थोड़ा सा लाइव वो रिकॉर्ड करके भेजना पड़ता था। तो हम लोग सिटी गए, पीर गेट गए, तो वहाँ पर पीर गेट पे खड़े हो गए। तो वहाँ पर उमा भारती का आने का टाइम पहले अभी टाइम था, तो मुझसे मैं बोलता सर पहले पीटीसी वो एंड शुरू वाली पीटीसी करके रख लेते हैं। तो वहाँ थोड़े बच्चे इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी लोग हो गए थे। तो वहाँ पर अभी शुरू हुए कि अब हम खड़े हैं, ये उमा भारती का वेट कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यार नहीं रुक जाओ। तो ऐसे ही करते गए, 10 टेक हुए, 15 टेक हुए। बाद में बोलते टेप रिवाइंड कर दो, आएगी तो रिकॉर्ड कर लेना यार। प्रसिद्ध कथाकार ज्ञान रंजन के साथ देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादक भी रहे। कई कहानियां लिखी। जहाने रूमी अनुवाद के तौर पर लेकर आए। हिंदी फिल्मों और फिल्म संगीत का वो विश्वकोश थे, लेकिन कई काम बगैर किए चले गए। मेघना गुलजार जो हैं, गुलजार साहब की बेटी हैं, उन्होंने अपना पियानो हम लोग को डोनेट किया था बच्चों के लिए। तो खुश होके आए और कहते हैं कि यार सिर्फ मेरे को ही थोड़ा बजाना आता है, मैं ही सिखाऊंगा बच्चों को आके। ताकि बैठना, ट्यूनिंग करवानी होती थी तो फटाफट किसी को बुलाते थे, ट्यूनिंग करवा देते थे बॉम्बे से। तो वो बड़ा एक बच्चों के साथ बैठ के एक, और उनको एक लिखना था कुछ बच्चों के ऊपर, एक किताब सोचते थे कि यार एक बच्चों के लिए कुछ करूँगा मैं अरुषि के, और एक कॉलम अरुषि पे लिखना था जो रसरंग के लिए लिखा करते थे एक वो। तो लेकिन वो हो नहीं पाया हमारा। उस्ताद को विदाई भी आरिफ भाई की भोपाली स्याही से। भोपाल की पतली गलियों का राजकुमार चला गया। हिंदी पत्रकारिता को भाई इतना दे गए कि वो उनका जखीरा बरसा बरस हमारी सहाफत को चमकाता रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानों का बेहतरीन संगम पेश करने वाले इस माया नाज सहाफ़ी को खिराज़े अक़ीदत। उस्ताद को विदाई देते वक्त हमारे संपादक ने लिखा कि वो टीवी से इतनी दूर रहते थे कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछ सकूं प्राइम टाइम के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। उनके जाने के बाद उनकी यादों को हम प्राइम टाइम में संजो लाए। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल सर लिखते हैं, वो इतने लड़ाकू थे कि हमेशा लगता था कि वो कोरोना को हरा कर ही आएंगे, पर वो नहीं लौटे। बड़े भाई सरीखे ब्रजेश राजपूत ने कहा कि राजकुमार केसवानी एक ऐसे पत्रकार के तौर पर याद किए जाएंगे जो अपने पाठकों की फ़िक्र करते थे। इसलिए हम शान से कह सकते हैं अलविदा उस्ताद, उस शहर से जिससे वो हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, भोपाल से। कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार केसवानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।